सब कुछ अबीर के मुंह से सुनकर कांटा और गुलाब तो चौंक ही गए। गुलाब, तूने ये क्या कर डाला अबीर? न जान पहचान न कुछ, एक अनजान लड़की के साथ अचानक ऐसा करना, ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया अबीर। उफ, मैं नशे में था गुलाब, मैं तुझे कितनी बार बोल चुका हूँ ये बात। गुलाब, फिर भी क्या तेरे अंदर खुद पर जरा भी कंट्रोल नहीं है? किसी अनजान लड़की के साथ ऐसा? अच्छा ये बता, क्या उस लड़की की रजामंदी थी या वो भी तुझे नहीं पता? अगर तूने उसके साथ बिना उसकी रजामंदी के संबंध बनाए हैं तो जानता है तूने कितना बड़ा अपराध किया है। बिना रजामंदी के किसी के साथ संबंध बनाना मतलब एक तरह से रेप करना। अबीर अब और नहीं सुन पाया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। कांटा, अरे इतना टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। और हो सकता है वो लड़की कोई कॉल गर्ल हो। देखना, अगर वो किसी अच्छे घर की लड़की होती तो अबीर को जरूर रोकती। अबीर नहीं रुका, इसका मतलब हो सकता है कि लड़की किसी कॉल गर्ल टाइप की हो। अबीर अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। बस अब ये डिस्कशन बंद करो, अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा। तुम लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने सब बता दिया। अब तुम लोग मुझे कैसे देखते हो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं उस लड़की को एक बार देखना चाहता हूँ। चाहे वो जैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी, मुझे उससे एक बार मिलना है। जरूरत पड़ी तो मैं उससे माफी भी मांग लूंगा। मैं कैंटीन जा रहा हूँ, लंच का टाइम हो गया है, तुम लोग आना चाहो तो आ जाना। तभी गुलाब अबीर को रोक कर कहती है, अबीर सुन, नीरा को इस बारे में कुछ मत बताना, वरना बेचारी बहुत टूट जाएगी। अबीर हंसते हुए कहता है, नीरा के बारे में तुम लोग जितनी उम्मीद रखते हो, नीरा असल में वैसी है ही नहीं। मुझे तो शक है कि उसे इस शादी में कोई दिलचस्पी ही है। शायद वो अनिमेश अंकल के दबाव में आकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर रही है। इतना कहकर अबीर वहां से चला जाता है। गुलाब और कांटा के लिए पूरा मामला जैसे उलझता ही चला जाता है। रतु कोलकाता आ गई है, हालांकि वो अकेली नहीं आई, उसकी एक दोस्त की मदद से वो यहाँ आई है। तुली नाम है उसी दोस्त का, जो एक कॉल सेंटर में काम करती है। रतु ने उससे मदद मांगी और उसने मदद भी की। रतु उसी के मेस में रह रही है, अभी एक रूममेट की गैर मौजूदगी में। तुली, तू यहाँ बस 3 दिन और रह सकती है रतु, फिर तुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मीनाक्षी लौट आएगी। वो अपने गाँव गई हुई है कुछ दिन की छुट्टी पर। रतु, हाँ रे, टेंशन मत ले, मैं चली जाऊंगी। और वैसे भी 2 दिन बाद मेरा कॉलेज शुरू हो रहा है, तब तो मुझे कॉलेज हॉस्टल में ही रहना होगा। तुली, और पढ़ाई का खर्चा कहाँ से उठा रही है तू? अगर चाहती है तो जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ बात कर सकती हूँ। रतु, थैंक यू सो मच, बात करके देखना। मेरे पास थोड़े बहुत जमा पैसे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जमा हुआ पैसा तो एक दिन खत्म हो ही जाएगा। तुली, ठीक है, मैं बात करूंगी। रतु ने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, अब वो आगे की पढ़ाई कोलकाता आकर करना चाहती है। वो एमए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और आशुतोष यूनिवर्सिटी कॉलेज में उसका एडमिशन हो चुका है, लेकिन उसके पास जमा पैसे बस 30,000 ही हैं और उसी में उसे अब खुद को चलाना है। रतु सब कुछ भूल जाना चाहती है, मगर भूल नहीं पाती। जो कुछ उसके साथ हुआ वो चाहकर भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती। नींद में भी वो भयानक यादें उसे झकझोर देती हैं। कुछ दिन बाद तुली का फोन आता है, वो कहती है कि रतु को कॉल सेंटर में काम मिल सकता है, उसे बस वहां जाकर एक इंटरव्यू देना होगा। तुली, देख रतु, जो कर रही है सोच समझकर कर रही है ना। कॉल सेंटर का काम जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। मुझे यहाँ नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है और डे शिफ्ट भी, जब जैसी ड्यूटी आती है करनी पड़ती है। मैंने तो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके ही ज्वाइन किया था, और तू अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। कॉलेज संभाल कर काम कैसे करेगी? मान ले नाइट ड्यूटी पड़ गई तो पूरे दिन काम करने के बाद क्या तू दिन में कॉलेज जा पाएगी? तू थक जाएगी रतु। रतु, पर करना तो होगा, जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो एक दिन खत्म हो ही जाएंगे, फिर क्या करूंगी मैं? इसलिए चाहे जितनी भी तकलीफ हो, काम तो करना ही पड़ेगा। तुली, तो फिर मेरे कहने को कुछ नहीं रह जाता। एक बात अच्छी है, तू अपनी मामी के यहाँ इतने अत्याचार झेल चुकी है कि तेरे अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। यहाँ ऐसे ऐसे कस्टमर कॉल करते हैं जिनकी बातें सुनकर खून खौल जाए, और फिर भी हमें उनसे विनम्रता से बात करनी होती है। मैं तो कभी कभी सब्र खो देती हूँ, पर शायद तू ही है जो उन्हें संभाल सकती है। ये कहकर वो हंस पड़ती है। रतु, देखते हैं कितना कुछ कर पाती हूँ, पहले जाकर इंटरव्यू तो दे दूं। इतना कहकर वो कॉल काट देती है। रतु को कॉल सेंटर की नौकरी मिल जाती है, और वो भी उसके मनमाफिक शेड्यूल पर। उसने वहां सब कुछ समझाकर बताया कि उसके कॉलेज का समय क्या है वगैरह, इसलिए उसे दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक की शिफ्ट मिलती है, कुल 5 घंटे। उधर उसे सुबह 10 बजे से पहले कॉलेज पहुंचना होता है, क्योंकि उसका कॉलेज मॉर्निंग शिफ्ट में है, इसीलिए उसे हर सुबह जल्दी उठना पड़ता है। कुल मिलाकर उसके पास सांस लेने का भी वक्त नहीं बचता। कॉलेज से उसके ऑफिस की दूरी करीब 6 किलोमीटर है, रास्ता सुनसान रहता है। बस से उतरकर भी उसे लगभग 10 मिनट पैदल चलना पड़ता है, तभी कॉलेज पहुंचती है, और यहीं से शुरू होती है असली मुश्किल। जारी रहेगा। रतु तेजी से उस शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ रही थी। उसने अपनी कलाई घड़ी में देखा, 9:30 बज चुके थे, इसलिए वह और तेज चलने लगी, क्योंकि उसे पता था कि कॉलेज का गेट रात 10 बजे बंद हो जाता है। अगर वो 1 मिनट भी लेट हो गई तो उसे पूरी रात कॉलेज के बाहर ही गुजारनी पड़ेगी, और वो इस इलाके में नई है। चुपचाप स्वभाव की होने के कारण उसकी यहाँ ज्यादा दोस्ती भी नहीं हो पाई है। ऐसे में कोई मदद करेगा, ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। उसकी रूममेट्स से भी उसका रिश्ता बहुत औपचारिक सा है। वजह ये कि रतु एकदम साधारण तरीके से रहना पसंद करती है, न कोई दिखावा न कोई तामझाम।
मगर उसकी रूममेट्स उसे एक छोटे घर की सामान्य सी लड़की समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। और रतु भी वैसी लड़की नहीं जो जबरदस्ती किसी से दोस्ती करे या बातचीत शुरू करे। अपने आत्मसम्मान को उसने हमेशा बचा कर रखा है। थोड़ा उदाहरण दूं, बाकी लड़कियां भले ही नियमित न सही, लेकिन कभी कभार पार्लर जाती हैं। मैनिक्योर, पेडिक्योर, बाल कटवाना, कलर कराना, फेशियल कराना, ऐसे तमाम चीजें करती हैं। लेकिन रतु अपने मामा के घर में जैसे तैसे एक कोने में पड़ी रही। उसे 2 वक्त का खाना मिल जाए और पढ़ाई कर सके, यही बहुत था उसके लिए। महंगे फोन या पार्लर जाना उसके लिए सपना ही था। वह जो ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ा बहुत कमाती, उसी से अपना छोटा मोटा खर्च चलाती। ऊपर से उसकी दादी की दवाइयों का खर्च भी उसी के जिम्मे था। दादी को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कई बीमारियां थीं। इन सब का इलाज रतु ही कराती थी। उसके मामा उसकी माँ की खास परवाह नहीं करते थे। बस खाना पीना और कपड़े दे देना, यही काफी था उनके हिसाब से। उनका मानना था कि उनकी माँ को जो पेंशन मिलती है, उसी से उनका इलाज होना चाहिए। और ये सच भी था कि रतु की दादी अपनी पेंशन से आज की थोड़ा बहुत अपन अपने लिए रखकर बाकी सब रतु को दे देती थी, ताकि वो अपने भविष्य को संवार सके। और इसी वजह से रतु घर से भागकर पढ़ाई कर पाई। माफ करना, मेरी आदत है बातों से भटक जाने की। तो रतु बहुत ही साधारण जिंदगी जीती है, इसलिए बाकी लड़कियां उसे खास तवज्जो नहीं देती। रतु अब लगभग दौड़ रही थी, क्योंकि उस रास्ते पर टोटो, ऑटो या रिक्शा कुछ भी नहीं चलता। सड़क इतनी खराब थी कि ड्राइवर लोग रिस्क लेना ही नहीं चाहते। ऐसे में दौड़ते दौड़ते उसका पैर फिसला और वो मुंह के बल सड़क पर गिर पड़ी। उसका जूता फट गया, हाथ की कोहनी और पांव की चमड़ी भी छिल गई। बेचारी दर्द से कराह उठी। अभी तो कॉलेज आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और ये जॉब भी नई ही मिली है। हर चीज को समझने में अभी वक्त लग रहा है। इसी मायूसी में वह जोर जोर से रोने लगी। उसे लगने लगा कि अब वो कॉलेज तक नहीं पहुंच पाएगी। तभी एक लड़का बाइक पर उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने रतु को देखा तो रुक गया। बाइक साइड में खड़ी कर वह रतु के पास आया और बोला, हाय, तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? रतु ने सिर उठाकर देखा। एक उसके ही उम्र का लड़का सामने खड़ा था। वह थोड़ी चौंक गई। इस सुनसान रास्ते पर किसी को देखेगी, ये उसने सोचा भी नहीं था। वह धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। तभी वह लड़का उसका हाथ पकड़कर बोला, रुको, मत हिलो, तुम्हें काफी चोट लगी है। तुम्हारा हाथ और पांव दोनों से खून बह रहा है। तुम कॉलेज जा रही थी ना? रतु, हाँ। लड़का, ठीक है, तुम मेरी बाइक पर बैठने की कोशिश करो, मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूं, साथ में पहुंच जाएंगे। रतु झट से उस पर भरोसा नहीं कर पाई। आखिर एक अनजान लड़का, कहीं धोखेबाज हुआ तो? उसने कहा, नहीं नहीं, ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। लड़का, तुम चल नहीं पाओगी। इस हालत में तुम कैसे जाओगी? शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रही हो। 1 सेकेंड। उसने अपना बैग खोला और आई कार्ड दिखाया। देखो, ये मेरा कॉलेज का आई कार्ड है। मैंने भी न्यू एडमिशन लिया है। मैथ में एमआईएससी कर रहा हूं। और तुम? रतु, ज्योग्राफी में एमए। लड़का, वाह, क्या तुम टिया को जानती हो? वो भी ज्योग्राफी में एमए कर रही है। रतु ने सिर हिलाकर अन्ना में जवाब दिया। उसने लड़के के आई कार्ड पर देखा। उसका नाम सागर अवरॉय था। रतु, नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। कुछ बातचीत के बाद रतु को लगा कि सागर के साथ जाना ही बेहतर होगा। वह धीरे से बाइक पर बैठ गई और दोनों कॉलेज की तरफ रवाना हो गए। सागर, तुम एक पेनकिलर जरूर खा लेना, वरना बाद में तुम्हें ही दिक्कत होगी। रतु बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी रही। धीरे धीरे वे कॉलेज की सीमा तक पहुंच गए। गार्ड गेट पर ताला लगाने ही वाला था। तभी सागर चिल्लाकर बोला, अरे दादा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इसी समय आऊंगा, फिर ताला क्यों लगा रहे हो? गार्ड, नियम तो नियम है। सागर, वो तो सही है। रतु से ध्यान से चलना, पांव जमा कर रखना।
रतु धीरे धीरे हॉस्टल की ओर चल पड़ी। सागर मन में सोचने लगा, अरे यार, लड़की का नाम तो पूछना ही भूल गया। ये सोचते हुए वह बॉयज हॉस्टल की ओर बढ़ गया। उधर रतु भी सोच रही थी, अरे उसे एक थैंक यू तक नहीं कह पाई। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। जारी